नमस्कार दोस्तों, न्यूज प्लेटफॉर्म .in के इस फेसबुक पेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ में 3 नए पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं जो कि अपनी अपनी विधाओं में महारत हासिल किए हुए हैं और आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि एक पैनलिस्ट जिन्होंने भूलन द मेज फिल्म में काम किया है और भूलन द मेज को आज 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म पुरस्कार मिला है, जो कि हमारे लिए छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। उसमें जो सहयोग किए हैं, जो उनका गाना है नदा जाहिरे, वो गाने के कवि और खुद उनका जो स्वर है, जिसके द्वारा फेमस स्वर है नदा जाही गाना का, वो श्री प्रख्यात कवि मीर अली जी मीर आज हमारे साथ में पैनलिस्ट के रूप में हैं और हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं सभी पैनलिस्ट का स्वागत करते हुए, लेट ना करते हुए इस कार्यक्रम को चालू करता हूं। नमस्कार मीर सर। नमस्कार। नमस्कार सीमा जिंदल जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिक्षा की बातें कार्यक्रम लगातार ये चल रहा है और हमारा ये मोटिवेशनल प्रोग्राम है और देश के अच्छे अच्छे पैनलिस्ट जो वक्ता हैं, अपने अपने विधाओं में महारत हासिल हैं, जो वकील हैं, कवि हैं या वास्तुविद हैं या पत्रकार मीडिया जगत से हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। राजनीतिज्ञ लोग सभी लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और इस कार्यक्रम की सफलता की ओर अग्रसर किए हुए हैं। तो मैं शुरुआत मीर सर से ही उनको हार्दिक बधाई देते हुए करना चाहूंगा। मीर सर, आज आपके एक फिल्म को 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, जिसके लिए आपको हार्दिक बधाई। और छत्तीसगढ़ का एक गौरव का विषय है कि छत्तीसगढ़ के मनोज वर्मा जी उसके निर्माता हैं और मीर सर के गाना उसमें लिया गया है नदा जाहिरे। तो मैं शुरुआत में सर को बधाई देते हुए कुछ 2 शब्द सुनना चाहूंगा सर के मुख से ही उस फिल्म के बारे में। नमस्कार। हमारे आदरणीय संजीव बख्शी जी का उपन्यास हिंदी में है भूलन कांदा। उस उपन्यास पे आधारित एक पिक्चर मनोज वर्मा जी ने बनाई और उस पिक्चर में मेरी एक रचना नंदा जही का और दूसरी रचना अमावस के देहरी माँ दिया का संजोग, ये छत्तीसगढ़ी की रचना को उन्होंने उस फिल्म में लिया है। आवाज बड़े गौरव की बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय फिल्मों के लिए उसे पुरस्कृत किया गया है। निश्चित रूप से संजीव बख्शी जी, मनोज वर्मा जी और उसमें कार्य करने वाले सभी कलाकार जो है बधाई के पात्र हैं और मेरा सौभाग्य है कि मेरी रचना इस फिल्म पे ली गई और आज उसका हम लोग एक ऐसा सौंदर्य बोध करने जा रहे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे छत्तीसगढ़ को पहचान देने जा रही है। जी, इसमें मैं सर आपसे जानना चाहूंगा कि ये फिल्म कब बनी और किस वर्ष की है? इस फिल्म में 2018-19 एक ऐसा सत्र गुजरा जी, जिसमें इस फिल्म के निर्माता ने बड़ी मेहनत की। मेहनत करने के पश्चात कोरोना काल में हम उनको लोगों के लिए प्रदर्शित नहीं कर पाए, लेकिन अब जब नया अवसर मिला है तो निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएगी, क्योंकि हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों को लेकर के एक बेहतरीन प्रयास मनोज वर्मा जी ने की है और इसलिए छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि हम नए युग में प्रवेश कर रहे हैं और भाषा की दृष्टि से छत्तीसगढ़ी को एक नई पहचान देने जा रहे हैं। यह हमारे फिल्म जगत के लिए बहुत गर्व की बात है। जी बिल्कुल, ये फिल्म जगत के लिए तो गर्व की बात है ही है, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए गर्व की बात है कि आज फिल्म पुरस्कार मिला और आज मीर सर हमारे प्रोग्राम में हैं। तो हमारे लिए तो ज्यादा बड़ी गर्व की बात है कि ऐसे मौके पे सबसे पहला कार्यक्रम शायद मीर सर का मैं ही कर रहा हूँ।
तो इसके लिए मुझे भी गौरवान्वित महसूस हो रहा है। और मैं अब आना चाहूंगा सीमा जी के पास, जो कि हमारी छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध वास्तु सलाहकार हैं, कंसल्टेंट हैं। उनकी वास्तुकला इतनी फेमस है, बोलने वाली बात ही नहीं है। वो खुद मैं उनके मुख से ही आप लोगों को, दर्शकों को सुनाना चाहूंगा। तो सीमा जी, आप बताइए अपने बारे में कुछ चंद शब्द दर्शकों को बताइए, फिर परिचर्चा चालू करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। आप सभी को मेरा नमस्कार, और मीर अली जी को मेरा नमस्कार। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज उनके साथ में हम इस पैनल में हैं, और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को एक पहचान दिलाई है। मैं डॉक्टर सीमा जिंदल, मेरा एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एंड पीसफुल लिविंग, जिसके माध्यम से मैं वास्तु की कंसल्टेंसी करती हूँ और साथ में ही वास्तु की शिक्षा भी बच्चों को प्रदान करती हूँ। मैं लगभग 17 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, और इस फील्ड में कंटिन्यू काम करते हुए मैंने टीचिंग और कंसल्टेंसी के साथ साथ में भी काफी रिसर्च वर्क किया है, और कंटिन्यू जो भी प्रोजेक्ट मेरे पास आते हैं उसमें मैं रिसर्च के साथ में अपनी फीडबैक देती हूँ कि कहाँ पर किस तरह की प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम कैसे दूर की जा सकती है। तो वास्तु के करेक्शन और प्लान बनाने के साथ साथ में हम रेमेडीज पर भी काफी वर्क करते हैं कि कोई परेशानी अगर बने बनाए कंस्ट्रक्शन एरिया में है तो हम उसे किस तरीके से दूर कर सकें। और इतना ये अद्भुत विषय है कि किसी भी मकान को, किसी भी प्लॉट को देखकर आप ये जान सकते हैं कि वहां रहने वाला किस तरह का अनुभव करता है, या उसके सामने किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, या फिर अगर कोई बहुत अच्छा प्लॉट है या कोई बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है तो वहां के रहने वाले लोग बहुत खुशकिस्मत होंगे, ऐसा आप देखकर बता सकते हैं। तो वास्तु के साथ साथ ही मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, फेंग शुई, और साथ के साथ में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी और ट्रांसपर्सनल रिग्रेशन थेरेपी में भी काम कर रही हूँ। और वास्तु और रिग्रेशन थेरेपी में मुझे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिल चुकी है। जी दिनेश जी। तो जैसा कि सीमा जी ने कहा कि वास्तु शास्त्र में जिस हिसाब से वो बता रही थी काफी पारंगत हैं, और शायद वो लोगों की दिशा बताने में महारत हासिल करती हैं कि लोगों को किस दिशा में, किस जगह पे क्या रखना चाहिए। यदि उनसे दिशा का ज्ञान लिया जाए तो वास्तु के अनुसार दिशा के ज्ञान से घर बनाया जाए, अपना फार्म हाउस बनाया जाए, तो शायद उनके जीवन में बहुत सारी जो विषमतियां या अलग अलग जो दिक्कतें आती हैं वो सब दूर होती हैं। और ऐसे ही हमारे आज जो तीनों पैनलिस्ट हैं, तीनों ही कहीं ना कहीं कला से जुड़े हुए हैं। वास्तुकला भी, वास्तु सलाहकार भी एक कला होती है, वास्तुकला होता है। कवि तो प्रख्यात कवि जो होते हैं वो कला उनके में अंदर समाहित ही होता है। और हमारे साथ में जो संजय जी भी जुड़ने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं फिल्म से जुड़ी हुई हस्तियों के इंटरव्यूज लेते हैं, और नवभारत टाइम्स में वो काफी अच्छे पद में है और पत्रकार हैं। पर कहीं ना कहीं वो भी कलाकारों की यदि इंटरव्यू लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कलाकार ही हैं, अंदर से उनके में कला समाहित है, तब जाके कलाकारों के बारे में पूछ सकते हैं या वर्णन कर पाते हैं। और ये तीनों पैनलिस्ट, और जैसा कि मैं भी दिनेश शर्मा लैंडस्केप कंसल्टेंट हूं, तो हम चारों कहीं ना कहीं दिशाओं से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मीर सर अपनी कविता के माध्यम से लोगों को सही दिशा में चलने का राह प्रशस्त करते हैं। उनकी कविताओं से जो लोग भटकते हैं शायद उनको ज्ञान आता होगा, उनको सही दिशा दिखती होगी। और सीमा जी तो सीधा सीधा दिशा बता देती हैं कि किस दिशा में रहना चाहिए आपको। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो तो दिशा ही बता देती है कि आप इस दिशा में रहोगे तभी आपको सही लाभ मिलेगा। और दिशा बदलो दशा बदलेगी। जी। और मैं कंसल्टेंट हूँ कि इस टाइप से डेवलप करना चाहिए सही दिशा में, किस टाइप से लैंडस्केप डेवलपमेंट होता है, किस हिसाब से पेड़ पौधे होना चाहिए किस दिशाओं में। और हमारे वर्णन करने वाले जो संजय मिश्रा जी, जस्ट थोड़ा सा समय लग रहा है, वो भी आने वाले हैं। तब तक हम परिचर्चा को चालू करते हैं। तो मीर सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। आज तो आपका ही सुनने का दिन है, और शायद पूरे देश के लोग और छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोग तो गौरवान्वित हो ही रहे होंगे। तो आप अपने शब्दों को शुरू करिए ताकि हम लोग को एक एहसास हो, हम लोग को अलग से जो अनुभव हो रहा है उसको हम सबको दिखा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शब्दों की जो सभ्यता है वो हमारे बोलने और व्यवहार करने में है। तो हम कविता के माध्यम से शब्दों को पिरोकर लोगों के बीच पहुंचने का प्रयास करते हैं और समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। जी। आपने देखा है कि जानने और समझने में जो फर्क है वो हमें अपनों से दूर रखा है।
वर्तमान में जानने और समझने की दूरियों को हमें मिटाना है, ताकि हम अपनों के बीच अपनेपन का एहसास पा सकें। रही बात छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी क्षेत्रीय भाषा की फिल्म को आज जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, तो उसमें मेरी एक रचना है जिससे मेरी पहचान बनी छत्तीसगढ़ में, नंदाज ही का। उस रचना को उस फिल्म के माध्यम से भी कालजयी बना दिया गया। ये हमारे लिए, और खासकर मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक उपलब्धि की बात है, और हम राष्ट्रीय पटल पर एक अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर अपनी पहचान को और विख्यात करेंगे। यही आज की उपलब्धि हमारे लिए। एक सपना था जो आज पूरा हुआ, क्योंकि विश्व जो है सुखों से भरा हुआ है। विश्व में कितने सुख हैं हम सभी जानते हैं, लेकिन शांति की कमी का एहसास क्यों होता है? सुखों से भरा संसार है, फिर भी शांति की कमी है। तो ऐसे अवसर पर, ऐसे माध्यम से हम आप लोगों के बीच उपस्थित होते हैं। अभी सीमा जी ने बताई कि वास्तु के हिसाब से यदि हम अपने जीवन का संवरण करें तो निश्चित रूप से सफलता हमारे आसपास ही हमें दिखलाई पड़ेगी, और हम वास्तु को एक माध्यम बनाकर विशेषज्ञों से सलाह लेकर अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और एक अच्छा अवसर हमारे लिए है कि आज हमारे बीच सीमा जी निश्चित रूप से लगातार उपस्थित रहेंगी, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में अपना शरीर जो है समाज से आगे नहीं जा पा रहा है, तो दाम्पत्य जीवन में रहकर भी हमें अपने आसपास के परिवेश को जानना और समझना आज के ज़माने में ज़रूरी है। इस सृष्टि में आप देखेंगे देवता 1/4 हैं और असुर 3/4 हो गए हैं। तो ऐसे समय में इस प्रकार मोटिवेशनल कार्यक्रम के माध्यम से दिनेश शर्मा जी जो एक अच्छा लगातार प्रयास कर रहे हैं और नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम जैसे साहित्यकारों के लिए भी गौरव की बात है कि हम समय समय पर आपके बीच ऐसे माध्यमों से आकर अपनी बात कहने और लोगों के बीच पहुंचने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात, घर कैसे बनता है? मैंने सीमा जी को अभी सुना, तो निश्चित रूप से हमारी जो घर की कल्पना है, तो घर कैसे बनता है? घर बनता है सामूहिक जिम्मेदारियों से। हम समूह में रहते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तब वो घर जो है घर सा प्रतीत होता है। इससे सोच जो है, सोच में प्रगतिवादी और कार्य क्षेत्र में अव्वल दुव्वल की कल्पना भी हमें दुर्बल बना सकती है। इसका विशेष ख्याल रखेंगे कि हमारी सोच में अव्वल दुव्वल मैंने पहले और दूसरे आगे निकल जाने की जो बातें हैं उनको दूर रखें। समूह में रहकर अपनी कल्पना के माध्यम से लोगों के बीच अपनी उपस्थिति को लगातार अंकित कराते रहें, और ऐसे अवसर में हम आपके बीच हैं, तो निश्चित रूप से आगे और आपको इसके माध्यम से समाज के लिए एक नई दिशा देने का प्रयास दिनेश जी जो कर रहे हैं, उसमें हमें सफलता मिलेगी। जी, तो भैया इसमें मैं दिशा नहीं दे रहा हूँ, दिशा देने वाले तो आप लोग हैं। मैं सिर्फ विकास करता हूँ, मैं पेड़ पौधे लगा के हरियाली लाने की कोशिश करता हूँ। बाकी दिशा देने वाले, तो दिशा बताने वाली हमारे यहाँ सबसे महिला, मतलब जो महिलाओं का एक सर्वश्रेष्ठ स्थान होना चाहिए, वो हमारे सामने बैठी हैं सीमा जी। और आप जो हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप हैं, जो मतलब एक सौभाग्य है कि आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त है आज की डेट में। तो ये आप लोगों का ही आशीर्वाद है जो ये कार्यक्रम चल पा रहा है। और मैं सीमा जी के पास आना चाहूंगा। सीमा जी, आप इतने अच्छे फील्ड में इतना अच्छा काम कर रही हैं और दूसरों को दिशा बताती हैं। वैसे भी महिला घर भी चलाती हैं और बाहर की भी यदि आप डेवलपमेंट का ध्यान दे रही हैं समाज के प्रति, घरों जो एक स्टेट लेवल पे या राष्ट्रीय लेवल पे, तो इसमें आपको बहुत सारी कठिनाइयों की भी दिक्कत आती होगी। तो महिला हो के आप ये सब कैसे कर लेती हैं? देखिए, कठिनाइयां, अगर आप कठिनाइयों को कठिनाइयां समझेंगे तो कठिनाइयां हैं, और अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी बना लेंगे तो आपको आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे। जब हम समस्याओं को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं तो समस्याएं हमें परेशान करती हैं,
और जब इन्हीं चीजों को हम एक चैलेंज के फॉर्म पे लेते हैं तो ये हमारे नए नए रास्ते खोलते हैं जी। अगर आप एक कंफर्ट जोन में रहेंगे तो कभी कभी भी न्यू डेवलपमेंट या नए आविष्कार नहीं होंगे। नए आविष्कार तभी होते हैं जब अपने कंफर्ट लेवल से बाहर होते हैं। तो मैं कभी भी कठिनाइयों को कठिनाइयां नहीं मानती। जब भी कुछ ऐसे परेशानियां या कुछ ऐसी चीजें आती हैं तो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे एक नया अवसर दिया जी। कुछ और नया करने का और आगे बढ़ने का। तो महिला या पुरुष ये हमारी सोच है कि महिलाएं हैं तो वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं या उनके लिए चैलेंज ज्यादा है। मैं कहती हूँ महिलाएं होना अपने आप में एक बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि महिलाओं का जो विजन होता है, जो ताकत होती है, जो सहने की शक्ति होती है, वो शायद एक पुरुष में नहीं होती है। तो ये तो एक प्रकृति का दिया हुआ तोहफा है, इसे हम कमजोरी क्यों माने। जी। तो कहीं ना कहीं ये तोहफा हमें हर फील्ड में काम आता है, क्योंकि एक सहन शक्ति जो होती है, चाहे वो पृथ्वी हो चाहे वो महिला हो, उसमें जो सहन शक्ति होती है वो शायद किसी में नहीं होती, फीमेल में जो होती है एक दूरदृष्टि। तो जब ऊपर वाले ने हमें इतनी सारी खूबियों के साथ नवाजा है तो हम उसे परेशानियां क्यों समझें, उसे तो हम नायाब तोहफा समझें। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि आप तो दूसरों की कठिनाई दूर करती हैं, दूसरे जो समस्या जिनके यहाँ पैदा होती हैं आप तो उनकी समस्या को दूर करती हैं। आप तो वो नारी हैं कि दूसरों की भी समस्या को दूर करती हैं। और मैं चूंकि आज एक अच्छा दिन है, शुभ दिन है, जिसमें कि मीर सर की एक गाना जिसमें लिया गया है वो फिल्म का पुरस्कार, तो मैं मीर सर से अनुमति लेना चाहूंगा कि उस गाने को मैं दर्शकों को सुना सकूं, जो कि काफी प्रख्यात है और लोगों में लोकप्रिय है। तो सर यदि आप अनुमति दें तो मैं वो गाना 5 मिनट के लिए, 5 मिनट का गाना है, दर्शकों को सुनाऊं ताकि दर्शकों को भी अच्छा लगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिए मीर सर का ये गाना। मीठ मैना कस बोली भाखा गुंजे गाँव गाँव, रुख राई के छा चिरई जुर्गुन के ठा, परिया नंदिया तिर गाँव गोतियारी ओ मुर छत्तीसगढ़ मगतारी। नंदा जाही कारे नंदा जाही कारी, नंदा जही का कमरा यो खुमरी आ रही तू तारी, आरा रा रा ता छू। नंदा जाही कारे नंदा जाही कारी, नंदा जही का कमरा यो खुमरी आ रही तू तारी, आरा रा रा ता छू। होत बीनिया पखरा के आगी, चिड़ गाहे चोंगी चिड़ गाहे पागी, नोई झूले जस करकस माला धर कसेली दौड़ते ग्वाला, चिड़गा लवड़ीला बाखा दबाए, पंछी के धुन मा धेनु चरैया नंदा जही का। नंदा जाही कारे नंदा जाही कारी, नंदा जही का कमरा यो खुमरी आ रही तू तारी, आरा रा रा ता छू। रच रच मच मच गेड़ी मचैया, गाँव गली माँ पड़की न जैया, मादर के थाप मारा हस रचाए, पंथी के दुल्ला गाए बजाए, गाँव के लीला चाउर के चीला, मेला मड़ई माँ ढेलवा झूलैया नंदा जई का। नंदा जाही कारे नंदा जाही कारी, नंदा जही का कमरा यो खुमरी आ रही तू तारी, आरा रा रा ता छू। जिमी कांदा कन सैया उसना गे, लड़का बरी के बनैया नंदा गे, तारे के पीछिया दौड़ी बरीला, चेच भाजी संग धरे जोड़ीला, मही बिलोए पठोए मंगाए,
डुबकी कढ़ी के रंदैया नंदा जइगा। नंदा जाही कारे नंदा जाही कारी नंदा जइगा। कमरा यो खुमरी आ रे तू तारी आरा रा रा ता छू। टेढ़ा बारी के टेढ़ा टेढ़ैया घेज घाटी घुंगरू बनैया। गुलर दौड़े खावैया खावे हरहा मरहाला कोनो नहीं भावे। कामेड़ वार के घानी मुंदी माँ गाये दरिया दौड़ी के दैया नंदा जइगा। नंदा जाही कारे नंदा जाही कारी नंदा जइगा। कमरा यो खुमरी आ रे तू तारी आरा रा रा ता छू। देखिए कितना अच्छा गाना आप सुनने के बाद जो मतलब मन में ओत प्रोत मच रहा था, एक हिलोल मार रहा था। छत्तीसगढ़ी जो हमको माटी की सुगंध इसमें आ रही थी, शायद वो और किसी धुन में कम मिलती होगी। ये शुद्ध देसी गाना और हमारे मीर सर के स्वर में, जिसमें कि हमको छत्तीसगढ़ की माटी का अनुभव एहसास तक होने लगा। और उसका धुन और स्वर तो काफी अच्छा था, जो एक बार में जो जिनको भाषा समझ भी नहीं आ रही परंतु धुन के कारण शायद रम गए थे। और सीमा जी तो मैं देख ही रहा था कि रमी हुई थी, मतलब हमारे लिए तो ये भजन टाइप का लग रहा था हमको। तो काफी अच्छा आप लोग जो सर इतना अच्छा आप कविता कहते हैं, तो इतनी अच्छी सोच आपके में आती कहाँ से है, थोड़ा दर्शकों को बताइए ताकि और भी दूसरे कवि तैयार हो सकें। प्रकृति के नजदीक पूरा जीवन काल मेरा बीता। और इस पिक्चर के संबंध में मैं बताऊं कि जो भोलन कांदा उपन्यास के लेखक हैं जी, संजीव बख्शी जी से जब मेरी पहली मुलाकात हुई और इस गाने के बारे में चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने मुझे अलग से कहा कि वाकई में मेरी इस उपन्यास के माध्यम से जो चित्रांकन हो रहा है उसमें ये गीत शायद आपने मेरे लिए ही लिखा होगा, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। तभी राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है सर। देखिए उनके ये शब्द जो है, उन्होंने कहा कि मेरी किताब और इस पे बनने वाली फिल्म के लिए आपने लिख के रखा हुआ था जी। ये मेरे लिए एक लेखक उपन्यासकार जब अपनी भावनात्मक ऊंचाई को लेकर के बातें कहते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा मिलता है जी। और अभी सीमा जी को हमने सुन रहा कि मैं तो ये सोचता हूँ कि महिलाओं की जो जिम्मेदारियां हैं उनकी एक लंबी श्रृंखला है सीमा जी। और उस लंबी श्रृंखला में आपने जितनी आपकी जो एजुकेशन के उसको मैंने सुना, ये भी एक श्रृंखला है और निश्चित रूप से आप समाज के लिए एक बेहतरीन कार्य करने जा रही हैं। और तनाव, नाराजगी और थकान कहाँ नहीं है, हर जगह तनाव है, नाराजगी है, थकान है। उसके बाद भी महिलाओं से ये जो ऊर्जा मिलती है और समाज के प्रति जो उनका सकारात्मक विचार है वो वर्तमान में हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि खुद की जिंदगी को जीना आज के युग में जरूरी नहीं है। इंसान अपनी खुद की जिंदगी में जीना चाहता है, लेकिन मुझे उनको सामूहिक जिम्मेदारी के प्रति अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए ताकि समाज को एक नई दिशा मिले। हमने देखा बचपन की जो आदतें हैं, बचपन की आदतों में अपने यादों में कोई कैसे संजोए रख सकता है। हमारे साथ हमारा बचपना बिल्कुल चलते रहता है और उनको हम अपनी यादों में संजो करके रखते हैं और इसीलिए हमें आज वर्तमान में ये सम्मान मिल रहा है। इसलिए मैं जब गीत की रचना करता हूँ तो प्रकृति को अपने समक्ष पाकर और समाज की जो अलग अलग धाराओं में जीने वाले लोग हैं उन धाराओं को समझ करके अपनी रचना में पिरोने का प्रयास करता हूँ और निश्चित रूप से चिंतन के गीत लेकर के मैं समाज में अपनी उपस्थिति अंकित करता हूँ और मुझे सम्मान में सम्मान मिलता है। और छत्तीसगढ़ी भाषा में तो मैंने सर्जिकल स्ट्राइक मोड पे भी कविताएं लिखी हैं जी। जैसे मोबाइल में साइलेंट मोड आपने देखा हो, एरोप्लेन में जी भी उसको जो है अपन एरोप्लेन मोड जी ऐसा करके
अपना काम निकाल लेते हैं। लेकिन एक कविता में जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो छत्तीसगढ़ी भाषा में आप उसको सर्जिकल स्ट्राइक मोड कह करके अपनी रचना पढ़ते हैं जी और दुश्मन देश का नाम कहीं भी नहीं आता, जी लेकिन समाज समझ जाता है कि छत्तीसगढ़ी भाषा में अपनी बात को रखने के लिए एक कवि कैसे सोचता है। जी उसकी चंद पंक्तियां आप देखिए कि मैंने कहा कि ढेरा याटे डोरी कैसे झना याटी आवे नीचे आगिला धरा दे बहु केल के अवैठी मारे राखल रमन जे देबो घलोरा दरदम बरो देबो सकेल के जी के ढेरा याटे डोरी कैसे झना याटी आवे नीचे आगिला धरा दे बहु केल के अवैठी मारे राखल रमन जे देबो घलोरा दरदम बरो देबो सकेल के जबले माने हन मितानी कले चुप है गोटानी। आजादी के बाद से मित्रता की कल्पना करते रह गए हमारे लोग जी कि जबले माने हन मितानी कले चुप है गोटानी, जबले माने हन मितानी कले चुप है गोटानी ताका झांकी जने कर रही उसेल के नीचे आगिला धरा देबो केल के अवैठी मारे राखल रमन जे देबो घलोरा दरदम बरो देबो सकेल के। हमारी सांस्कृतिक विरासत देखें छत्तीसगढ़ी में जी कैसा वातावरण बनता है कि सगा सोदर मनाबो चोरो भोरो सकलाबो, कि सगा सोदर मनाबो चोरो बोरो सकलाबो, सगा सोदर मनाबो चोरो बोरो सकलाबो भोरे बासी देबो महिला ढकेल के नीचे आगिला धरा देबो केल के अवैठी मारे राखला रमन जे देबो घलोरा दरदम बरो देबो सकेल के ढेरा याटे डोरी कैसे झना याटी आवे, जी के ढेरा याटे डोरी कैसे झना याटी आवे नीचे आगिला धरा देबो केल के अवैठी मारे राखला रमन जे देबो घलोरा दरदम बरो देबो सकेल के। जी इस प्रकार से छत्तीसगढ़ी भाषा हिंदी के कितने आस पास है जी और कितनी संपन्न है हमारी भाषा। उस भाषा की संपन्नता को हम आपके बीच पहुंचकर और संपन्न बनाने का प्रयास करते हैं जी और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा को भाषा का दर्जा मिलेगा। जी जी उसके लिए काफी प्रयासरत भी हैं और बीच में शायद सीमा जी कुछ कहना भी चाह रही हैं। जी सीमा जी। जी दिनेश जी, छत्तीसगढ़ी भाषा बहुत समृद्ध है और हम बहुत आभारी हैं मीर अली साहब के, जो इतनी मीठी, इन्होंने जो मिठास का परिचय कराया आज हमें और जी बहुत ही अद्भुत था इनके एक एक गीत, और अभी इन्होंने जो गीत बताया बहुत ही अद्भुत था जो सुनाया हमें। और जब जी शिद्दत से कोई काम किया जाता है ना, जब आप उसमें रम के प्रकृति के बीच में कोई काम करते हैं तो पहचान जी अपने आप ही मिल जाती है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और ये मीर अली साहब ने साबित किया है कि जी पहचान दूर नहीं होती जब आप अपने आप में रम कर काम करते हैं। तो मीर साहब ये तो हमारा हम हैं, साथ में आपने भी साबित किया है छत्तीसगढ़ की महिला होकर राष्ट्रीय स्तर पे वास्तु सलाहकार हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। जी आप सभी का सहयोग है, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आप सभी के सहयोग से ही हम आगे बढ़े हैं और काम कर रहे हैं। और दिनेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर रही हूँ। और वाह, क्या हमारे दुबई, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और यूएस और यूके सब जगह हमारे क्लाइंट हैं जो हमसे हमेशा कंसल्टेंसी लेते रहते हैं। और बहुत बहुत बधाई। जी काफी जी सालों से मुझसे जुड़े हुए हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि जो एक बार हमसे जुड़ते हैं निरंतर हमसे परामर्श लेते रहते हैं और जुड़े रहते हैं। और उम्मीद करूंगी कि मीर अली साहब और आपसे भी मेरा ऐसे ही जुड़ाव बना रहे और आगे हम इसी तरीके से प्रोग्राम भी करते रहें, चर्चा भी करते रहें और नहीं तो दर्शकों से जुड़े रहें। आपसे नहीं जुड़े रह के अपना घर थोड़ी बिगाड़ना है। जिसको अच्छे घर में रहना है आपसे जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि दिशा का ज्ञान तो आप ही देंगी। जी आगे कंटिन्यू कीजिए। जी, दिशाओं का ज्ञान तो हमारे वैदिक शास्त्रों में ही है। जो भी पुराने हमारे दिशाओं का ज्ञान हर किसी को होता है, हमारे बुजुर्गों के मुंह से भी हमने दिशाओं का ज्ञान सुना था। बस ये है कि श्रुतियों के माध्यम से जितना हम तक पहुंचा, लिटरेचर काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो गया। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं, अभी जो न्यू जनरेशन के लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो लुप्त प्राय चीजें हो गई हैं उनको किस तरीके से लोगों के सामने रखा जाए। जो वैदिक चीजें हमारी खत्म हो चुकी हैं, किस तरीके से हम सामने लाकर और उन चीजों को इस्तेमाल दोबारा कर सके जो कभी हमारी सभ्यता में कभी की जाती थी। तो हम काफी सारे लोग इस दिशा में प्रयासरत हैं और निरंतर हम रिसर्च कर रहे हैं। और जो भी कुछ ग्रंथ हमारे पास बचे हैं, शेष हैं, उनको हम डिकोड कर रहे हैं। डिकोडिंग के माध्यम से हम उन ग्रंथों को समझने और सबके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो जी बिल्कुल। आप सभी की शुभकामनाएं उसके लिए। मुझे चाहिए कि हम इस काम में सक्सेस हों और इन ग्रंथों को हम आप सबके सामने ला सकें। जी बिल्कुल। और हमारे साथ में संजय मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, जो कि नवभारत टाइम्स में बॉम्बे में है। और सबसे अच्छी बात, सबसे खुशखबरी वाली बात अभी किसी को पता शायद कम लोगों को होगी और हमारे पैनलिस्ट में शायद ना हो, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि गर्व का विषय है कि संजय मिश्रा जी भी हमारे छत्तीसगढ़ के, हमारे रायपुर के ही वासी हैं, जो बॉम्बे में जाके नाम कमा रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी का इंटरव्यू ले रहे हैं, चाहे सलमान खान, चाहे स्वरा भास्कर जी, चाहे अनूप जलोटा जी, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं उनके पास हमेशा उनसे बातचीत करते हैं, जिसके लिए कि शायद दर्शकगण या ज्यादा से ज्यादा लोग एक फोटो खिंचाने के लिए तरसते हैं और संजय मिश्रा जी उनसे रूबरू होते हैं, डेली रूबरू होते हैं। तो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे निवासी संजय मिश्रा जी का आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय जी। तो थैंक यू संजय जी सो मच सर, थैंक यू, नमस्ते। जी, आप शुरुआत में छोटे से 2 शब्दों में अपना परिचय दीजिए, तो आपके साथ फिर कंटिन्यू हम लोग तीनों पैनलिस्ट मिलकर परिचर्चा शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, मैं रायपुर से हूँ और वहीं पर मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, रायपुर, अंबिकापुर जैसे शहरों से, और वहीं पर पला बढ़ा। और करीब 2006 में मैं मुंबई आया, तो कुछ पढ़ाई मेरी वहाँ रायपुर में हो रही थी और बाकी की कुछ पढ़ाई मैं मुंबई में कर रहा था। और इस तरीके से मेरा सफर शुरू हुआ और मैं शुरू में ही जुड़ गया था। इंडिया टीवी उस समय लॉन्च हुआ था, कुछ साल हुए थे, तो वहां से मेरा सफर शुरू हुआ। फिर दूरदर्शन, फिर IBN 7, इंडिया टीवी, न्यूज एक्सप्रेस, BBC, दैनिक जागरण, बुक माई शो, ऐसे करते, और कई सारे बाहर के चैनल्स के लिए भी काम किया। जैसे मैं एक मैगजीन बनाया करता था, सिनेस्टार ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं DVD मैगजीन बनाता था। तो एक तरीके से वहां से शुरुआत हुई और अब मैं इस समय टाइम्स ऑफ इंडिया के हिंदी साइट नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में एंटरटेनमेंट देखता हूँ। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए, और बहुत बड़ा सौभाग्य है आप अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आए और मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। थैंक यू। सम्मान की बात तो हमारे लिए है कि आप वहां रह के बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग का जो आपके में आते हैं, आज आप हमारे साथ आए। आपसे एक मजाकिया सवाल करना चाहूंगा, क्या आप कभी सोचे थे दिनेश शर्मा के साथ में शिक्षा की बातें कार्यक्रम में आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। और आपने मुझे कहा भी जब, तो मैं बोला था मैं इस मामले में बहुत, आपको एक चीज बताता हूँ, कभी कभी हमें लगता है कि हम दूर से जब कुछ चीजों को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है और ये बहुत शिक्षा के मामले में। तो मैं आपको बता दूं कि आप चाहें तो चारों विंडो एक साथ रख सकते हैं, ज्यादा अच्छा लग रहा है, ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो मैं कह रहा था कि हमें लगता है कि वो, जैसे आप मेरे बारे में सोच रहे होंगे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ जिनसे लोग फोटो खिंचाने के लिए तरसते हैं, लेकिन मैं सच बताऊं, शिक्षा का जो स्तर वहां पर है, छत्तीसगढ़ में है, रायपुर में है, वो बहुत ही बेहतरीन है। वहां पर जो पढ़ाया सिखाया जाता है वो बहुत मतलब आदमी को बहुत ज्यादा काबिल बनाता है। कई बार कुछ वो कहते हैं कि ढोल में पोल वाली बात भी होती है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र की शिक्षा में वो बात नहीं है, लेकिन जब मैं कॉमन सेंस की बात करता हूँ तो बड़े फक्र के साथ कहता हूँ कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या नॉर्थ का जो युवा है उसके पास ज्यादा ज्ञान है। मैं जब यहाँ के कई लोगों से मिलता हूँ, यहाँ खास तौर से मुंबई में जब मैं एक 17-18 साल के लड़के से मिलता हूँ या 22-25 साल के लड़के से मिलता हूँ, और जब उसका कॉमन सेंस की मैं बात करता हूँ, तो वहाँ के बच्चों में ज्यादा बेहतर कॉमन सेंस मुझे MP, छत्तीसगढ़ या नॉर्थ में ज्यादा दिखाई। तो वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये शिक्षा की बात है, इस वजह से यहाँ के बच्चे किसी और मामले में ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं। शायद वो टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते होंगे, शायद उनकी इंग्लिश बेहतर होती होगी या दूसरी कई चीजें, ग्लैमर उनका बहुत अच्छा, फैशन उनका शायद ज्यादा अच्छा होता होगा, लेकिन जहनी तौर पर जो बेसिक नॉलेज है वो हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। जी बिल्कुल। और जैसे कि शिक्षा की बातें में कार्यक्रम में मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों लाने की कोशिश करता हूं, पर हमारे जो सुरेंद्र दुबे सर हैं, मीर अली सर हैं, जिन्होंने हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा को इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया है, और इतनी मधुर भाषा है, जब ये अपने स्वर में गाते हैं तो लोग ओत-प्रोत हो जाते हैं। लोग मतलब कई लोग तो नहीं समझ पाते छत्तीसगढ़ी, बाहर के लोग, पर फिर भी धुन में रम जाते हैं। इतनी अच्छी हमारी भाषा है और प्रकृति से जुड़ी हुई है। इनकी कविताओं में हर चीज आप देखेंगे कि मतलब सर तो शिक्षक भी रहे हैं, गुरु भी रहे हैं, तो इनके सोचिए कि इनके जो स्टूडेंट हैं वो कितना धन्य हैं, कितना सौभाग्यशाली हैं, जो मीर सर जैसे शिक्षक उनको मिले, जो कि अपने हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा को, छत्तीसगढ़ की बोली को इंटरनेशनल लेवल पे ला रहे हैं।
तो संजय भैया आपसे और कुछ पूछना चाहूंगा कि आप जब लोगों से इंटरव्यू लेते हैं तो इन सभी में अभी तक में सबसे अच्छा इंटरव्यू आपको किसका लगा? देखिए, एक पत्रकार होने के तौर पे इंटरव्यू उसी का अच्छा होता है जो मुझे दिल खोल के बात करे और कंट्रोवर्शियल बातों पे अपना मत रखे और वो भी खुल के रखे, तो वही इंटरव्यू अच्छा होता है। वो किसी का भी हो सकता है। मतलब आमतौर पर लोगों को लगता होगा कि अमिताभ, शाहरुख, सलमान, आमिर, इनका इंटरव्यू ज्यादा मतलब बहुत अच्छा होता है, लेकिन बड़े जो लोग बड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा जकड़े होते हैं सामाजिक दायरों में, और वो खुल के किसी बात पे अपना मत नहीं रख पाते हैं, तो कंट्रोवर्शियल चीजों में अपनी बात नहीं कह पाते हैं और वो इंटरव्यू अच्छे नहीं होते हैं। बहुत कम बार ऐसा होता है कि आप सलमान, शाहरुख या आमिर खान का कोई इंटरव्यू आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे शाहरुख खान कई बार बहुत अच्छी सीख वाली बात कहते हैं, लेकिन जब कंट्रोवर्शियल बातें होती है, देश की बातें होती हैं, जब मुद्दे वाली बात होती है जो करंट टाइम पे लोगों को सुनना और देखना है, तो उस पर उनका मत बड़ा ऐसा होता है जिसको कह सकते हैं एक एक तरह का नहीं होता, एक साइड का नहीं होता। मतलब वो किसी एक पक्ष पे नहीं होते, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर वो किसी एक पक्ष की बात करेंगे तो दूसरा पक्ष ना नाराज हो जाए। तो वो बहुत उसको क्या है, डिप्लोमेट रहते हैं। और डिप्लोमेट होना, बॉलीवुड में हर कोई डिप्लोमेसी से जवाब देता है ताकि वो कहीं पर फंसे नहीं। उनको लेफ्ट के भी दर्शक प्यार करें, राइट के भी दर्शक प्यार करें, ऐसा सोचते हैं। और बहुत कम लोग हैं, जैसे कंगना रनौत को आप देखते हैं, वो बिल्कुल एक पक्ष को लेकर बात करती हैं, वो देश की बात करते हैं। कई बार वो ऐसे ट्वीट्स भी करती हैं और ऐसी बातों में भी अपना मत रखती हैं जहां पर उनको नहीं भी बोलना है या वो गलत भी होती हैं। वो जानती हैं उन्होंने पहले ऐसी कोई हरकत की है अपने टाइम पे, लेकिन अब उसको वो गलत मानती हैं और उस पर अपना मत रखती हैं। तो ऐसे जैसे कंगना रनौत का इंटरव्यू बहुत अच्छा हो सकता है और होता है, वो खुल के बात करती हैं। जी जी जी। तो आप तो शायद नाम नहीं ले पाए, पर मैं ले सकता हूं अपने परिचर्चा में कि सबसे अच्छा आज की परिचर्चा मीर अली सर, सीमा जी और संजय भैया के बीच में हो रही है। थैंक यू नहीं, आपने बॉलीवुड, मैं थोड़ा बॉलीवुड सेंट्रिक मुझे लगा आप पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं नाम से ले रहा हूं, आप नाम नहीं ले पाए, आप सबकी बात बोल दिए, पर मैं नाम से ले सकता हूं कि सबसे अच्छा परिचर्चा आज हमारे बीच हो रही है, जिसमें कि हमारे छत्तीसगढ़ के सभी प्रकृति से जुड़े हुए लोग और नेशनल इंटरनेशनल पे नाम कमाने वाले लोग जुड़े हुए हैं। चाहे वो महिलाओं में सीमा जी हों, चाहे हमारे वरिष्ठ जन में मीर अली सर हों, और चाहे यंग और युवा जनरेशन में आप बॉम्बे में बैठे हुए हैं, आप संजय भैया हो। तो मुझे अच्छा लग रहा है, हमारा परिचर्चा सबसे अच्छा है, हम यही बोलेंगे। इसमें मैं आऊंगा फिर मीर सर के पास। मीर सर, कुछ चंद कविताएं आप जो आपको अच्छा लगे। अब संजय भैया भी आ गए हैं सामने, तो उनको भी थोड़ा छत्तीसगढ़ी भाषा का एहसास हो जाए कि हम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, अपने लोग हैं सब। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय मिश्रा जी निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी के प्रति प्रेम रखते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य है कि बॉम्बे जैसे चकाचौंध वाली जिंदगी में आपने छत्तीसगढ़ को इतना अच्छा सोच में विकसित किया है। तो मैं एक रचना, मैं एजुकेशन मेरी राजिम की है, तो वहाँ पर वर्षा ऋतु में 3 नदियों का वहाँ पे जब संगम का जल मैं देखता था, महानदी, पैरी और सोनल का, तीनों के अलग अलग कलर से हम पहचान बना लेते थे और उनकी एक धारा बन जाती थी सोनतरीत घाट में संगम के बाद। तो वहां से मैंने एक कविता की कल्पना की कि बादर तिरबेनी गाथे चंद्रा फुंदरा बन नाचे चंदनी गजरा साजे। कितने हिंदी के करीब है हम, हमारी भाषा देखिए कि बादर तिरबेनी गाथे चंदा फुंदरा बन नाचे चंदनी गजरा साजे। दुखला सुख तो पेरा है ममता महतारी मोर, ममता महतारी मोरत के चिन्हारी तोर के बादर तिरबेनी गाथे चंदा फुंदरा बन नाचे। और हाथा देवैया बहिनी लक्ष्मी पर कोठा के। सीमा जी, गांव में जब नया मकान बनता है ना तो बहन हाथा देती है घर में, तब पूजा संपन्न होता है। उसकी हाथ की छपाई उन घरों में दिखलाई पड़ती है। ये भी एक वास्तु शास्त्र का विषय हमारे छत्तीसगढ़ में है।
जब तक बहन आकर के हाथा नहीं देगी वो घर का पूजा संपन्न नहीं होता। के हाथा दे भैया बहिनी लक्ष्मी पर कोठा के, अजियत ले माय मई के कौड़ी औ गोटा के बहिंगा माँ लचकत है, बहिंगा माँ लचकत है, मई के ससुरारी तोर ममता महतारी मूरत के चिनारी तोर के बादर तिरबेनी गाथ है, चंदा पुंदरा बनना चाहिए। और देखिए एक वास्तु श्राद्ध छत्तीसगढ़ी में पूर्वधाओं का कि ये दुनिया आनी जानी अंगना और वाती पानी, माने छप्पर का पानी जहां से गिरता है उसको औरवाती कहते हैं। अब वो पानी आंगन में आकर के आंगन को कितना सौंदर्य प्रदान करता है, कितनी शुद्धता। कि ये दुनिया आनी जानी अंगना और वाती पानी, अब बांधे जी पार राखे तेनो नहीं पिए मानी, कि 33 करोड़ देवता नहीं करिन चारी तोर ममता महतारी मोर, के ममता महतारी मोरत के चिनारी तोर, के बादर तिरबेनी गाथे चंदा पुंदरा बनना चे, चंदनी गजरा साझे। और दुखला सुख तो पेरा है, दुखला सुख तो पेरा है, ममता महतारी मोर, ममता महतारी मोरत के चिनारी तोर। वाह क्या बात है। और मैं संजय भी आपको और सीमा जी तो पहले जुड़ चुकी थी, आप थोड़ा लेट आए, आपको बताना चाहूंगा आज 67वां फिल्म पुरस्कार सर के जो नंदाजाही गाना है भूलन द मेज, जो जिसमें समाहित किया गया भूलन द मेज फिल्म को मिला है आज राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, फिल्म पुरस्कार। और उसके निर्माता हमारे छत्तीसगढ़ के ही मनोज वर्मा जी हैं और मीर सर का नंदाजाही जो गाना है वो उसमें लिया गया है, तो आज राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जिसके कारण बधाई हमारे छत्तीसगढ़ को तो गौरवान्वित महसूस हो रहा है। और सर को हम लोग लाख लाख बधाई दे रहे हैं कि ऐसे पुरस्कार हमारे छत्तीसगढ़ को आते रहे और हमारा छत्तीसगढ़ का जो गौरव है वो इंटरनेशनल लेवल पे इस टाइप से बढ़ता रहे। तो संजय जी आपको वही बताना चाह रहा था, पहले तो हमने बधाई दे दी, तो आपको बताना चाहूंगा कि मीर सर का गाना उसमें लिया गया है जिसमें आज 67वां फिल्म पुरस्कार मिला है, आज ही मिला है। जी बिल्कुल, मेरे को याद है ये खबर मैं सुन रहा था और छत्तीसगढ़ का नाम जैसे ही मैंने सुना बोला पहली बार छत्तीसगढ़ की किसी फिल्म का नाम नेशनल अवार्ड के मंच पर लिया जा रहा है, तो मेरे ध्यान में था पर फिल्म का नाम मैं भूल गया था। अच्छा किया आपने बताया, भूलन द मेज। भूलन द मेज, हाँ, ये मैंने नाम सुना और फिर इतनी स्लाइटली ये नाम जल्दी से हुआ क्योंकि वो महोदय जो बोल रहे थे इतनी तेजी से निकला, उन्होंने 2 बार ये नाम लिया, मेरे को याद है अच्छे से। तो मेरा सर से सवाल होगा कि सर कैसा लग रहा है, मतलब आपने एक पूरा बहुत अच्छा समय देखा है, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री को आप अपने आंखों के सामने विकसित होते हुए देखा है, आपने उसमें एक तरीके से काम किया है और पहली बार शायद जहां तक मेरी जानकारी में है कि नेशनल अवार्ड में किसी भी तरीके से नेशनल अवार्ड मिल रहा है किसी फिल्म को, तो आपकी क्या मतलब क्या लगा उस समय, क्या फीलिंग थी आपकी? अभी मैं समाचार शाम को 6 बजे सुन रहा था रेडियो में, तो अचानक से वो नाम आया भूलन द मेज को क्षेत्रीय फिल्म में राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चुना गया। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गौरव की बात है। माने भूलन कांदा हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे पूर्वज बताते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई ऐसा जड़ी आपके पैर में पड़ जाए तो उससे थोड़ी देर के लिए आदमी का दिमाग विस्मित हो जाता है। और उस जड़ी का नाम भूलन कांदा, उस पर एक अच्छा उपन्यास संजीव बख्शी जी ने लिखा है, जो पंडित जो है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात है कि ऐसे उपन्यासकार जो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के परिवार से हैं और उनके उस उपन्यास के ऊपर बड़ी मेहनत की। 2 साल 2.5 साल तक मनोज वर्मा ने उस उपन्यास पे मेहनत करके एक अच्छा स्क्रिप्ट तैयार करके एक सुंदर सा फिल्म बनाया और उस फिल्म के लिए मेरी 2 रचनाएं उसमें है। मैंने उसमें एक रचना और कल्पना की। देखो कभी जब कल्पना में गोत लगाता है
तो रचनाएं कैसी बनती हैं। मैं तो उसमें कुछ पंक्तियां और मेरी हैं कि अमावस के देहरी माँ दिया कस अंजो। अमावस की काली रात में भी थोड़ी सी यदि हमको रोशनी मिल जाए, ये वो छत्तीसगढ़ है जो अमावस की काली रात में भी रोशनी का आभास दिलाने का प्रयास सदैव से करती आ रही है। तो उस कल्पना को लेकर भी मैंने उस फिल्म के लिए गीत लिखा है। और आज मैं इतना गौरवशाली परंपरा को निर्वाह करने के लिए पूरे देश में जो राष्ट्रीय लेवल पर हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्मों को उन्होंने पुरस्कृत किया है, उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ी को इतना अच्छा मुकाम दिया है। निश्चित रूप से हमारे लिए आज ये गौरव का दिन है। जी, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का दिन है, हमारे लिए खुद गौरव का दिन है कि हमारी छत्तीसगढ़ भाषा, छत्तीसगढ़ की फिल्म हमारी राष्ट्रीय लेवल पे जा रही है और पुरस्कार भी प्राप्त करना शुरू कर चुकी है। तो मैं अब सीमा जी के पास आना चाहूंगा, क्योंकि सीमा जी काफी देर से सिर्फ देख रहा हूं कि ध्यान से सुन रही हैं, मतलब लगता है पूरे ज्ञान को, मीर सर के पूरे ज्ञान को वही पूरा समेट रही हैं। तो अब मैं उनसे भी, उनके ज्ञान को भी आगे बढ़ाना चाहूंगा, दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा कि वास्तुकला में जो घरों में आप बताती हैं, तो किस तरीके से आप सोचती हैं, या आप उस घर की दिशा के हिसाब से सोचती हैं, उस परिवार की दिशा के हिसाब से सोचती हैं, कि जो हमारे पुराणों में लिखा गया था उसके हिसाब से सोच के बताती हैं? दिनेश जी, शुक्रिया मुझे इस सब्जेक्ट पर बोलने का मौका देने का। और जैसा कि मीर अली साहब ने अभी बताया कि हमारे यहाँ द्वार पर थापे लगाने की परंपरा है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया कि वास्तुशास्त्र कोई अलग से आया हुआ विषय नहीं है, ये हमारे अंदर ही रचा बसा विषय है। और हम अपने पुराने मतलब पूर्वजों से ही देखते सुनते आ रहे हैं कि हमें घर कैसा बनाना चाहिए और कैसा होना चाहिए। तो ये जो थापे लगाने की परंपरा है ना, और हम थापे में क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं गोबर, हम यूज करते हैं कई बार हल्दी। तो इस तरह के थापे लगे होते हैं जिनके अपने प्राकृतिक महत्व है, जो एक एंटीबॉडी का काम करता है और जो बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं, जब वास्तुशास्त्र की बात आती है तो हम कहते हैं कि जो मुख्य द्वार है ना, वो बहुत ही शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का जो प्रवेश है, देवताओं का जो प्रवेश है, वो मुख्य द्वार से होता है। तो अगर हम मुख्य द्वार को शुद्ध और पवित्र रखेंगे तो हमारे यहाँ सारे देवताओं का वास होगा। देवताओं का मतलब क्या? देवताओं का मतलब पॉजिटिविटी, एवरी एस्पेक्ट में पॉजिटिविटी, हर क्षेत्र में, चाहे वो आपकी सोच हो, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो, हर जगह अगर पॉजिटिव अगर इम्पैक्ट होगा तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करेंगे। और हमारा जो शास्त्र है ना, ये पूरा का पूरा साइंस बेस्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ अलग से डाली हुई चीज है, ये पूरा का पूरा विज्ञान पर आधारित है कि सनलाइट कैसी होनी चाहिए, मूनलाइट कैसी होती है, मैग्नेटिक वेव्स कैसी होती है, अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है तो उसके अकॉर्डिंग हमें घर पर किस तरीके की प्लानिंग करनी चाहिए, किस दिशा में क्या होना चाहिए, कहाँ पर हल्का होना चाहिए, कहाँ पर भारी होना चाहिए, ये सारी हमें ज्ञान वास्तुशास्त्र में मिलता है। तो ये रामायण महाभारत हो, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे वो अथर्ववेद हो, चाहे वो स्थापत्य वेद हो, इन सारे वेदों के माध्यम से हमें कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती है। और 11वीं शताब्दी में तो राजा भोज ने सम्रांगण सूत्रधार जैसा ग्रंथ भी लिखा है, जो हमारे पास आज भी जीवित है, जिसको हम आज भी पढ़ते हैं। और ऐसे करीब 2500 ग्रंथ लिखे गए हैं वास्तुशास्त्र के ऊपर, जिन पर आज भी रिसर्च की जरूरत है, उनको सोचने, समझने और सुनने की जरूरत है। तो जैसा मीर अली साहब आज बता रहे हैं कि थापे की परंपरा है, वैसे ही हमारे यहाँ बहुत सारे हम बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि पूर्व का मकान लेना चाहिए। पूर्व का मकान क्यों लेना चाहिए? क्योंकि सनलाइट प्रॉपर आती है। तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है कि हम साउथ फेसिंग मकान नहीं ले सकते हैं, ऐसा कोई डर का विषय नहीं होना चाहिए। आम एक मान्यता है कि साउथ फेसिंग, अरे साउथ फेसिंग नहीं, बहुत डर, वो साउथ फेसिंग गलत होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर साउथ फेसिंग मकान अगर तरीके से बनाया जाए तो उनसे अच्छा कुछ भी नहीं है। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि पूर्वमुखी होना चाहिए। पूर्वमुखी होने का मतलब है कि सनलाइट प्रॉपर होनी चाहिए। अगर हम साउथ फेसिंग मकानों में सनलाइट प्रॉपर लें तो उसका आप दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। साउथ फेसिंग मकानों से डरते इसलिए थे क्योंकि वहां से पूर्व की ऊर्जा और उत्तर की ऊर्जा कहीं बंद ना कर दी जाए। अगर हम पूर्व और उत्तर की ऊर्जा को बकायदा ले लें तो साउथ फेसिंग मकान भी बुरे नहीं है। तो इस तरीके से ये अगर हम प्रैक्टिकली काम करें तो ऐसा कोई कठिन विषय नहीं है। वास्तुशास्त्र बहुत ही सरल और आसान है और हर कोई इसके फायदे ले सकता है।
तो अभी आपने मेरा परिचय जी आप जानना चाहते हैं संजय जी? जी बहुत अच्छा आपने जानकारी दी कि साउथ वाले घर से लोग डरते क्यों हैं। मैं जिस घर में रहता हूँ वो साउथ वाला घर है। तो मुझे एक और सवाल जानना था कि किचन को लेकर बहुत मिथ है कि किचन मतलब पूर्व और साउथ के कोने में हो। इसको लेकर अगर आप संजय जी, सबसे पहले तो आपका परिचय, आपके परिचय के लिए मैं दिनेश शर्मा जी को धन्यवाद दूंगी। मेरे ख्याल से आप अंबिकापुर शहर से हैं और अंबिकापुर जैसे छोटे से शहर से निकलकर आप मुंबई जैसी महानगरी में नाम कमा रहे हैं, फिल्म उद्योग में नाम कमा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक साउथ फेसिंग मकान की ही खासियत है कि साउथ फेसिंग मकान बहुत नेम एंड फेम देते हैं। तो ये खासियत है। अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी, साउथ फेसिंग मकान से डरने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है कि वो उसको वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया जाए। और संजय जी, आपको बताना चाहूंगी कि मैं भी अंबिकापुर के शहर की हूँ। मेरा जन्म स्थान अंबिकापुर ही है और छोटे से शहर से पढ़ लिख कर ही हम आज अलग अलग विधाओं में और अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो हमेशा मामा माया की कृपा अपने ऊपर समझती हूँ मैं कि बनी हुई है और हमेशा रहे। और आपका जो सवाल था उस पर आती हूँ मैं कि आपने पूछा कि साउथ और ईस्ट में किचन होना। देखिए, हमारे शास्त्रों में किचन के लिए अलग अलग विधान है। इवन अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके की बातें भी कही गई हैं। तो एक जो बना बनाया कॉन्सेप्ट है कि साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, वो इसलिए होनी चाहिए कि उस समय पर जो सनलाइट पड़ती है, सनलाइट जो है वो 10 बजे के आसपास तीव्र होती है और उस समय उसकी दिशा जो होती है वो साउथ ईस्ट होती है। सन की मूवमेंट जो होती है ना, ईस्ट टू वेस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट जो सन की मूवमेंट होती है, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट होते हैं, वो वेस्ट की तरफ सनसेट होता है। तो जब हमारे यहाँ किचन में कुकिंग का काम शुरू होता है, उस समय पर जो सनलाइट पड़ती है वहां पे वो सारे जीवाणु नाशक होते हैं, बैक्टीरिया उसमें सनलाइट से खत्म हो जाते हैं। इसलिए वो वैज्ञानिक आधार पर ध्यान में रखते हुए हमने साउथ ईस्ट की किचन की परंपरा को मान्यता दी है। लेकिन हर वर्ण के लिए अलग अलग परंपरा है। अगर हम ब्राह्मण की बात करते हैं तो चूंकि वो नॉन वेजिटेरियन, वो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेज वो नहीं लेते हैं, तो उनके लिए नॉर्थ ईस्ट पर भी किचन बनाई जा सकती है। क्षत्रियों के लिए साउथ ईस्ट, क्योंकि वो लोग कई बार नॉनवेज भी खाते हैं, उनको ज्यादा ताकत की और ज्यादा चीजों की बलिष्ठ होने की जरूरत होती है और नॉनवेज खाते हैं, इसलिए उनको साउथ ईस्ट की दी गई है ताकि वहां पर नॉनवेज में बैक्टीरिया बहुत जल्दी होता है, तो उनको साउथ ईस्ट बोला गया है। वैश्य को बोला गया है क्योंकि व्यापार से जुड़े हुए होते हैं, तो वो साउथ वेस्ट में भी ले सकते हैं। तो ये जानकारी आम लोगों को है ही नहीं कि हम किचन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात और समझने की जरूरत है, एक बात और समझने की जरूरत है कि वर्ण व्यवस्था पर आधारित नहीं है ये। वर्ण व्यवस्था पर बिल्कुल भी आधारित नहीं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जब चलती थी उस समय ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय। तो आज की जो डेट, आज की जनरेशन जो है जिस कर्म को करती है उसके आधार पर उसका वर्ण है। आपके वर्ण के अनुसार आपका वर्ण नहीं, आपके कर्म के अनुसार आपका वर्ण है। जैसे मैं वैश्य की मतलब वैश्य पुत्री हूँ, मतलब व्यापार है, मेरे पिताजी व्यापार करते हैं, लेकिन मेरा काम चूंकि कंसल्टेंसी और टीचिंग का है, तो मुझे कौन से घर सूट करेंगे, जो ब्राह्मण को सूट करते हैं वो घर मुझे सूट करेंगे। क्या बात है। तो ये इस तरीके से देखा जाता है आज के परिप्रेक्ष्य में। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू। सीमा जी का कहना है कि हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग अच्छे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी धन्यवाद, कोई भी हम लोग का धन्यवाद, हम लोग आपका धन्यवाद करते हैं। तारीफ किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तारीफ निकल गया। तारीफ सर, मैं बोल रहा था कि आप मुंबई में अगर मैं किसी वास्तु कंसल्ट से मिलूंगा तो वो डरा देंगे कि अरे साउथ ईस्ट में ऐसा होता है। आपने जिस तरीके से हवाई जहाज में बैठकर बताया है कि भाई उधर जीवाणु हो सकते हैं और उधर सूर्य की किरण पड़ती है तो जीवाणु नष्ट होते हैं, इसलिए वहां पे रखा जाता है। साउथ को आपने समझाया है कि अगर सूर्य की किरण आपके घर में आ रही है दूसरी तरफ से, रोक नहीं रहे, तो साउथ का घर भला है। तो मतलब ये चीज मुंबई के वास्तु जो कंसल्ट है वो नहीं बताते हैं। तो ये जो चीजें हैं, कभी भी शास्त्र जो है वो भय का विषय नहीं है, शास्त्र जीवन को आसान बनाने का विषय है, हमारी लाइफ को बहुत ही इजी बना देते हैं। तो मैं आग्रह करती हूँ सभी वास्तु शास्त्रियों से भी कि वो किसी भी सब्जेक्ट को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए, लोगों को डराए नहीं, बल्कि लोगों को लॉजिक समझाएं कि ये जो शास्त्रों में नियम दिए गए हैं वो नियम क्यों दिए गए हैं। वो नियम इसीलिए दिए गए हैं ताकि हम मैक्सिमम नेचुरल एनर्जी को यूज कर सकें, इसीलिए वो नियम बनाए गए हैं जी। और मैं सीमा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि जो ज्ञान देने वाले होते हैं वो गुरु का दर्जा होते हैं। अब गुरु को हमेशा सेवा भावना से काम करना चाहिए, ना कि अपने आप को व्यापार की दृष्टि से प्रतिष्ठित बनाना चाहिए। शायद आप लोग गुरु की यदि ज्ञान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं गुरु का ही दर्जा है आप लोगों को। अब गुरु हमेशा सेवा भावना से करते हैं, अपने स्टूडेंट लोगों को
अच्छे दिशा में लाने की कोशिश करते हैं, उनसे व्यापार नहीं करते कोई भी गुरु। तो शायद आप भी गुरु के ही दर्जे में हैं, आप ज्ञान देती हैं। सर तो हमारे शिक्षक रह चुके हैं, कई स्टूडेंट उनके हैं उनके, और गुरु ही हैं वो तो। और संजय भैया जो है वो कई गुरुओं का तो इंटरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ सभी दिशा देने वाले, हम जिनको देख रहे हैं कि पत्रकार भी दिशा देते हैं, मीरअली साहब तो खुद ही हमें दिशा देने प्रदान कर रहे हैं वो। तो हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जहाँ पर हमें सबसे परिचय हुआ और एक नई दिशा पर हम बात कर रहे हैं, नए सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर कविता भी है, जहाँ पर पत्रकारिता भी है और जहाँ पर वास्तु भी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दिशाओं से संबंधित है, सभी कहीं ना कहीं दिशाओं से संबंधित है, दिशाओं से जुड़े हुए हैं। मतलब हम एक ही चीज के 4 भाग हैं। जी बिल्कुल दिशा के। तो ज्ञान की तो दिशाएं जो है वो अपरिमित हैं और उसमें से हम कुछ विधाओं में हम देख रहे हैं कि पारंगत लोगों के साथ में हमारी मुलाकात और चर्चा हो रही है। जी। अब मैं संजय भी आपसे पूछना चाहूंगा, आप तो शायद अपनी कला में महारत हासिल किए हैं, इसलिए इसमें भी आप आके पूछना शुरू कर दिए, जबकि आज मेरे को आपसे पूछना है सवाल। तो आप देखिए काफी अच्छे हैं आप। सर मैं आपको बताऊं, इतनी दिलचस्प बातचीत थी सीमा जी की, जो बात थी ना वो हर व्यक्ति परेशान है। अगर साउथ का घर ले लेता है तो मैं बता रहा हूँ, पिछले मतलब मैं किसी घर को जानता हूँ जो पिछले 3 साल से बिकने के लिए तैयार है, उसको रोज 5 लोग देखने आते हैं, 2 लोग एवरेज देखने आते हैं, साल में 700 लोग उस घर को देखते हैं और वो घर नहीं बिक रहा है क्योंकि वो साउथ फेसिंग है, जबकि सूर्य की किरण उसमें आती है। तो मैं ना इसको मतलब ये बहुत ही काम की बात थी, इसलिए मैंने अगला सवाल। नहीं तो संजय जी, अगर आपका घर नहीं बिक रहा है और किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ने की प्रॉब्लम है तो भी उसके लिए बहुत सारी रेमेडीज होती हैं जो की जा सकती है। मेरे पास तो घर ही नहीं है। उसके लिए भी एलिमेंट जिम्मेदार होते हैं कि कोई घर अगर नापसंद किया जा रहा है तो उसके लिए भी जिम्मेदार है कुछ एलिमेंट्स। तो अगर उस एलिमेंट को अगर बढ़ा दिया जाए तो घर लोगों की पसंद में आ जाएगा। जी बिल्कुल। मैं कहना चाहूंगा संजय जी, आज सीमा जिंदल जी यदि इंटरनेशनल लेवल पर सलाहकार हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर कोई घमंड नहीं है और सेवा भावना से इस काम को कर रही हैं और प्रकृति से जुड़ के हमारी जो वेद पुराण को लेते हुए सही रूप से सेवा भावना से कर रही हैं। यही कारण है कि आज इंटरनेशनल लेवल पे हैं, नहीं तो बाकी लोग उसको बिजनेस बना चुके हैं, लोगों को डरा धमका के किसी भी तरीके से इस विधा का गलत उपयोग कर रहे हैं। परंतु सही विधा का उपयोग यदि आज सीमा जिंदल जी कर रही हैं, तभी आज हमारे सामने आप देख सकते हैं कि आज हमारे सामने भी हैं और बिल्कुल एक बार बोलने पे ही आगे, जैसे आप इतने बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म में हैं, आपके जैसे बहुत अच्छे अच्छे और भी पत्रकार हैं जिनको मैं बोलूंगा ना तो शायद आनाकानी करेंगे, अरे यार आपका चैनल कैसा है, इसमें सब्सक्राइबर कितने हैं, इसमें लाइक कितने आते हैं। पर शायद आप तीनों जो पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हैं, आप तीनों दिल से लोगों की भावनाओं को समझते हैं और दिल से सबके साथ जुड़े हुए हैं, तभी आज इस प्लेटफॉर्म में एक बार में आए हैं और आज अपनी विधाओं में महारत हासिल भी कर रहे हैं। बाकी लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं। आप लोग तीनों अलग अलग विधा में हैं, पर तीनों लोग अपने अपने विधाओं के लोगों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ ये आपकी अंदरूनी जो कला है ये इसे दिखता है। तो संजय जी आप बताइए कुछ अच्छी अपनी घटनाएं जो बॉम्बे में आपको रह के छत्तीसगढ़ की याद दिलाती हो। बॉम्बे में रहकर छत्तीसगढ़ की याद दिलाती हो जी। ये आप पर्टिकुलर कोई वो सवाल किए, ऐसे घटनाएं मैं आपको क्या होता है, छत्तीसगढ़ की याद दिलाने वाली, मुंबई में रहते हुए छत्तीसगढ़ की याद तो बहुत बार आती है, क्योंकि मैंने वहां पे पढ़ाई की है। तो जब मैं यहाँ कोई चीज पे लूप होल्स देखता हूँ, जैसे आप सीमा जी की बात मैं सुनता हूँ तो मुझे यहाँ के वास्तु कंसल्ट पे लूप होल्स नजर आते हैं। जब सर मीरअली सर की मैं जब कविताएं सुनता हूँ तो समझ में आता है यहाँ पर कविताएं लिखना व्यापार हो गया है, क्योंकि मैं बॉलीवुड में हूँ तो वो बड़ी मुश्किल से लिख पाते हैं, उसमें वो मेलोडी वो शब्द नहीं होते। और सर चूंकि वहां पे पूजा करते हैं उन शब्दों की, उनके पास उन शब्दों से वो खेलते हैं, वो खेलना जानते हैं, वो मोतियों की तरह उनको चुन के वो करते हैं। तो हर बार याद आती है जब मुझे यहाँ पे किसी भी चीज में कमी नजर आती है तो हर बार मुझे छत्तीसगढ़ की याद आती है। जी सर, मीर सर काफी देर से आप दोनों की बातें सुन रहे हैं, आप दोनों उनके लिए बेटे बेटी जैसे हैं। तो मीर सर आपके सामने में आपके 3 बेटे बेटी बैठे हुए हैं, तो आप थोड़ा सा कुछ हमको ओत प्रोत करिए और कुछ ज्ञान की बातें बताइए। मैं जहाँ तक
देख रहा हूँ कि दिनेश जी का घर भी साउथ फेस है जी। और यहाँ पर मैं जैसे एंट्री किया तो ऊर्जा जो है, जो साउथ फेस होने के कारण मुझे मिली, निश्चित रूप से सीमा जी की बातें मुझे एकदम से अचंभित करती हैं कि वाकई में ऐसे लोग भी हैं जो वास्तुशास्त्र को लेकर के लोगों को एकदम सही जानकारी देने के लिए तत्पर रहते हैं। जी। तो अक्सर जो भ्रांतियां जो है ना, वो हमारे जीवन को बहुत संकुचित बना के रखी हुई है। इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए एक बेटी जो है वास्तु को लेकर के एकदम क्लियर कट कोई बात बताने जा रही है। तो संजय जी ने भी कहा कि वाकई वो भी बॉम्बे में साउथ फेस में है और इसके बाद भी देखो उनकी उपलब्धियों की हम कितनी जानकारियां यहाँ से लोगों के बीच बांट रहे हैं। तो ये हमारे जीवन का बहुत अच्छा सुफल संयोग है कि हम लोग आज इस पैनलिस्ट में शामिल होकर के अपनी बात कहने जा रहे हैं कि महिलाएं किस उम्र में अपने सपनों को थाम लेती हैं। जी। अब सीमा जी की उम्र देखिए और इस उम्र में उन्होंने अपने सपनों को थाम लिया है और उन सपनों में लोगों की बीच जाकर के अपनी बात इतनी सफाई के साथ, इतने अच्छे से, इतने क्लियर कट बताने का प्रयास करती हैं। यह हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गौरव की बात है। जी सर, मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, दूसरों के सपनों को भी साकार कर रही हैं और उनके आगे बढ़ने की ऊर्जा कभी खत्म ना हो। जी। ये हम लोग चाहते हैं कि ऐसी बेटी हमारे देश में है और उनकी ऊर्जा कभी खत्म ना हो और वो बहुत आगे बढ़ते रहें। क्योंकि मैंने कभी कहीं कहा है कि अमन की शिलाओं से बहती है गंगधार। जी। अमन की शिलाओं से बहती है गंगधार, कितना पावन सलिल है सलीला, कितना पावन सलिल है सलीला कर। समुद्र को कहते हैं हिंदी में सलीला कर। कितना पावन है कितना पावन सलिल है सलीला कर को भाए, अमन की शिलाओं में बहती है गंगाधार। तो ऐसी शिलाओं के बीच रह करके जब गंगा नदी बहती है तो उन शिलाओं को भी कितना प्रांजल कर जाती हैं। और ऐसे समय में जब बेटियों के ऊपर इतनी सारी बातें हम देखते और सुनते हैं तो निश्चित रूप से जब उनके बीच हम पहुंचते हैं और अपनी पहुंच बनाते हैं तब हमें आभास होता है कि वाकई में इनके बिना संसार कहीं से भी हमें दिखलाई नहीं पड़ता। क्योंकि बेटियां संस्कार देती हैं अपने परिवार में बच्चों को और वही संस्कारित बच्चे समाज में आकर के ऐसे कुछ काम कर डालते हैं जिसके लिए हमें शर्मसार होना पड़ता है। ये माँ अपने बच्चों को कभी ऐसा संस्कार नहीं देती कि आगे बढ़ के वो उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को लोगों के लिए धूमिल करने का प्रयास करें। तो कभी भी जब हम अपनी बातें लोगों के बीच समाज में रखते हैं और सामाजिक परिवेश में जाकर के हम सोचते हैं, तब हम सोचते हैं कि आज क्या हो रहा है, हमें यह भी चाहिए और वह भी चाहिए। इसी में रह गया है कि आज हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। इन कल्पनाओं के बीच हम झूल रहे हैं और व्यक्ति का जो परिवेश है वो बनता और बिगड़ता दोनों तरह से हम देख रहे हैं। कहीं परिवेश बन रहा है उनका, कहीं परिवेश बिगड़ रहा है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए के चक्कर में पड़कर। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि स्त्री द्वारा तैयार किया गया लड़का सांस्कारिक होकर किसी स्त्री पर अभद्र व्यवहार कैसे कर सकता है। बिल्कुल। जो संस्कार हमें अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि माताओं से मिलती है, मातृ शक्तियों से मिलती है, वो समाज में जाकर कैसे अभद्र व्यवहार कर सकता है। ये सोच हमें विकसित करनी होगी ताकि समाज जो है अपनी उत्कृष्टता को साबित करते रहे और मातृ शक्तियां हमेशा से पूजनीय रही हैं और सदा पूजनीय बनी रहे। जी जी, मातृशक्ति तो हमेशा से पूजनीय रही है, पर लोग कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। आप जैसे दिशा देने वाले या सीमा जैसी दिशा बताने वाली या संजय जी जैसे दिशाओं का सही वर्णन करने, मतलब जो दिशाओं में चल रहे हैं अच्छे अच्छे दिशाओं में, उनका वृत्त चित्र जो बना रहे हैं, जो फिल्म बना रहे हैं, उनका तक ये वर्णन कर देते हैं। ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं आ पाते और कहीं ना कहीं अपने संस्कारों से भटकते हैं, दिशाओं से भटक जाते हैं, जिसको सही दिशा में लाने के लिए आप सभी लोगों की शायद समाज में ज्यादा जरूरत है। यदि घर परिवेश अच्छा नहीं रहेगा, वास्तुकला अच्छी नहीं रहेगी, तो उस घर का भी माहौल बिगड़ेगा।
यदि आपके जैसे अच्छे कवि रहते हैं जो कि लोग भटक जाते हैं, उनको आपकी कविताओं से अच्छे संदेश मिलते हैं और शायद उनके मन जो विचलित होते रहते हैं वो सही दिशाओं में निकल चलते हैं। और बाकी जो फिल्म मेकर हैं उनका तो सही दिशा बताने का काम संजय भैया कर ही देते हैं कि आप सही दिशा में चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, कि आपका फिल्म अवार्ड के लायक है कि नहीं है, ये तो वो बता ही देते हैं। तो संजय जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा क्योंकि आप थोड़ा लेट आए, तो बहुत सारी बातें आपसे करना था। और वैसे भी दर्शकों को आप ज्यादा जानते हैं कि फिल्मों से जुड़े हुए लोगों से बातचीत उनको ज्यादा पसंद भी आती है। आप ये बताइए, जब आप लोगों से इंटरव्यू लेते हैं तो क्या आपको ये अंदर से नहीं लगता है कि मेरे भी ये फिल्म में ले लें? नहीं, मैं फिल्म में काम नहीं करना चाहता क्योंकि हम तो बॉम्बे ही जाना चाहते हैं हीरो बनने के लिए, यदि हमको मौका मिल जाए तो। नहीं, देखिए, मैं फिल्म में कभी काम नहीं करना चाहता था। मेरे अंदर एक एक्टर नहीं है, मैं जानता हूँ इस बात को बहुत अच्छे से। और तो मेरे अंदर कभी ये भावना नहीं होती। मुझे ऐसा होता है कि मेरे इस सवाल का जवाब दें, और मैं थोड़ा सा बहुत गॉसिप वाला जर्नलिस्ट हूँ, तो मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञान की उम्मीद नहीं की जा सकती है। मैं वो जर्नलिस्ट वाला जर्नलिस्ट नहीं हूँ। तो एक मिथ अगर है कि मैं फिल्म पत्रकार हूँ, मैं मनोरंजन आपको दे सकता हूँ और मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई गॉसिप दे सकता हूँ। तो मेरा दिमाग भी उसी गॉसिप में लगा रहता है हर समय। तो इस तरह का है जी। तो आप फिल्मकारों का भी गॉसिप बना देते हैं? जी। मैं उनका भी गॉसिप बना देता हूँ जी। तो मैं देखा हूँ एक दो बार आप जो फिल्म जो हीरो हीरोइन होते हैं उनके पास जाके आप बताइए आप कैसे एक दूसरे के साथ में ऐसा वैसा ये वो उनको अचरज नहीं होता कि आप, या आपको लगता नहीं कि मैं कैसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इन लोगों से? देखिए, अब क्या होता है, हम रोजमर्रा में उनसे मिलते रहते, तो हम जानते हैं कि आज उनके जीवन में क्या बदलाव आया है और इस पे किस तरह के सवाल करने चाहिए, और वो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम ये सवाल करने वाले हैं। बहुत कम समय ऐसा होता है कि उनको पता होता है कि क्या चीज खबरों में है, क्या चीज उनके बारे में लीक हो गई है, क्या चीज वो लीक करना चाहते हैं। देखिए, किसी भी एक्टर एक्ट्रेस या किसी के लिए अगर क्या बोलते हैं कुछ भी चीज बाहर आ रही है, चाहे उसके लव अफेयर की बात हो या फिर कोई कंट्रोवर्सी हो, कुछ भी, जब तक वो नहीं चाहते तब तक वो चीज बाहर नहीं आती है। वो चूंकि दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जता रहे हैं, इसलिए वो चीज बाहर आती है और वो चाहते हैं उस पर चर्चा हो, उस पर बात हो, क्योंकि कितनी बात कर लेंगे हम, फिल्म में कितना रोल है। तो उनको पता है कि किस तरह की निगेटिविटी या पॉजिटिविटी बिकती है, किस तरह की गॉसिप बिकती है, किस तरह की गॉसिप देखिए, आप मैं छोटा हूं आप सभी में से, और फिल्म जर्नलिज्म को या फिल्म के ज्ञान देने को इतना बड़ा मत बनाइए कि उसका विंडो एक कर दिया जाए। और हमें असल जीवन में भी उन्हें ही हीरो बनाना है। जो जैसे सीमा जी हैं, उनको हमको हीरो बनाना है, हमको मीर सर को हीरो बनाना है, आदर्श बनाना है। फिल्म हमारा आदर्श नहीं हो सकते, फिल्म स्टार्स हमारे आदर्श नहीं होते, फिल्म की गॉसिप हमारी आदर्श नहीं हो सकती। और ये आकर्षण जरूर है और इसको सिर्फ मनोरंजन की तरह हमें लेना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि जो लोगों के मन में अगर ऐसा होता है ना कि आप महान उसी चीज को बनाइए जो सच में डिजर्व करता है। तो महान शायद आपके बिल्डिंग में काम करने वाला वॉचमैन डिजर्व करता है, तो उसको ही महान बनाया जाए। फिल्म स्टार, फिल्म को महान न बनाइए या फिल्म पत्रकार को महान मत बनाइए। यही इसी वजह से हम कई बार हर खबर पर हम सोचते हैं हीरो हीरोइन अपना मत दें, और उनकी बात को हम उस तरीके से लेते हैं जैसे किसी हीरोइन ने या हीरो ने कुछ कह दिया तो खबर जो है वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से छपती है, ऐसा लगता है कि किसी देश का महान प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति ने कह दिया है। ये भ्रम टूटना भी चाहिए। ये मुझे भी ठीक नहीं लगता, और मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझना होगा, मतलब हम सबको ये जो चीज है ये खत्म करना होगा। ये जो ग्लैमर का जो मोह है हमें, और ग्लैमर की बातों का मोह है, उसको सिर्फ मनोरंजन तक सीमित रहना चाहिए। सर, अगला सवाल। सुनाई नहीं दे रहा सर? मेरा कहना यह है कि शायद सीमा जी कुछ बोलना चाह रही हैं। जी सीमा जी। जी। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी, एक तो मैं आप सभी के विचारों से बहुत सहमत हूँ और बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ मीराली साहब और संजय मिश्रा जी के विचारों को जो उन्होंने अभी अपना बताया। और एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जब आपने पूछा सवाल कि क्या आपका कभी इंटरेस्ट नहीं हुआ कि मैं भी हीरो या हीरोइन बनूं या फिल्म इंडस्ट्री में काम करूं, तो आपका जवाब था कि नहीं, मुझे पता है कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है। ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि आपको अपने बारे में पता है कि आप किस तरफ इंटरेस्टेड हैं,
तो आपको कहीं पे किसी काउंसलिंग या कुछ करने की जरूरत नहीं है जब आप अपने आप को पहचान चुके हैं कि आपकी यही खूबी है कि आप इसमें पत्रकारिता में रहे और गॉसिप की खबरें ही आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो ये हम अपने स्टूडेंट्स जो हमारे पास जो भी आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, हम उनको ये कहते हैं कि अपने अंदर की खूबी को पहचानो। ये हम उनको सलाह देते हैं या फिर हम उनको हेल्प करते हैं ताकि वो अपने अंदर जो एक क्वालिटी है ना, आप उसको बस पकड़ के चलिए। अगर आपने वो पकड़ लिया, अपने आप को उस चीज को समझ लिया, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आपको फिर कहीं डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, एक बस दिशा तय हो गई, अर्जुन की आंख की तरह बस वही चलना है बस। क्या बात है, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, हमको देखो सीमा जी, हम लोग भटक रहे थे अपने विषय से, तो सीमा जी फिर से दिशा में ले आई कि हमको एक दिशा में चलना है। मतलब यहाँ भी उन्होंने अपना ज्ञान हमारे ऊपर थोप दिया कि दिशाओं को ध्यान रखो। दृष्टि, लक्ष्य और दिशा कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए, भ्रमित नहीं होनी चाहिए, हमारा वो हमेशा तय होना चाहिए। बिल्कुल जी। तो सीमा जी, आप वास्तुकला में एक्सपर्ट हैं, आपके पास तरह तरह के क्लाइंट्स आते होंगे, तो आप ये बताइए कि पेड़ पौधों से संबंधित भी वास्तुकला होती है क्या? जी बिल्कुल दिनेश जी, पहली बात तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आज भी एक छोटी सी स्टूडेंट हूँ वास्तुकला की, और आज भी निरंतर पढ़ रही हूँ, निरंतर रिसर्च कर रही हूँ, क्योंकि इस विषय पर बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। तो मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि आप मुझे एक्सपर्ट समझते हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी स्टूडेंट हूँ इस सब्जेक्ट में। और आपका जो सवाल था कि क्या पेड़ पौधों पर भी वास्तु होती है, तो पूरी की पूरी 100% पेड़ पौधों पर वास्तु होती है। और इतनी ज्यादा हमारे रच बस गई है हमारी संस्कृति में कि हमने तुलसी के पेड़ को देवताओं का स्वरूप दे दिया है। तुलसी का पेड़ जो है वो इतना अद्भुत प्लांट है, उसका एक एक जड़ से लेके, पत्ते से लेके, मंजरी से लेके, और उसकी ऑक्सीजन जो 24 आवर ऑक्सीजन रिलीज करता है, उसकी जो क्वालिटी है, इस कारण वो हमारे यहाँ देवताओं के देवता के तुल्य है वो तुलसी का पौधा। तो हमारी तो संस्कृति भी पूरी पर्यावरण के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी आपको। आप जब बात करेंगे तो पीपल के वृक्ष की बात करेंगे कि पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो भी 24 आवर ऑक्सीजन देता है। लेकिन दोनों में भेद है कि आप तुलसी के पेड़ को घर में लगाते हैं, लेकिन पीपल के वृक्ष को आप घर से दूर लगाते हैं। जी। क्या भेद है? क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, जो आपकी नींव को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और तुलसी का जो पौधा होता है उसकी जड़ें बहुत छोटी होती हैं, और वो आप आराम से एक प्लांट उस गमले में लगा सकते हैं। तो उसकी पूरी क्वालिटीज को आप ले सकते हैं घर के अंदर, चाहे आप फ्लैट में रहते हो, चाहे आप बंगले में रहते हो, तुलसी का पौधा आप अपने आंगन में लगा सकते हैं। और हमारे घर में एक परंपरा, हमारे यहाँ हमारे वैदिक शास्त्र में एक परंपरा है कि तुलसी का पौधा जो है वो बीच आंगन में लगाना चाहिए। बीच आंगन में क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि आंगन जो है, ब्रह्म स्थान जो है, वो क्रिएटर है, ब्रह्मा जो है उसने सृष्टि की रचना की है, क्रिएशन किया है, तो वो एनर्जी का सोर्स है। वो एक बच्चा जब गर्भनाल में अपनी माता से जुड़ा होता है ना, तो उसकी जो नाल होती है ब्रह्म स्थान जिसको हम बोलते हैं, वो ब्रह्म स्थान वो गर्भनाल के थ्रू पूरा पोषण पाता है, मतलब उसका क्रिएशन जो है वो वहां से ही जुड़ा हुआ है गर्भनाल के थ्रू। तो ये जो ब्रह्म स्थान है वो क्रिएटर है। वो अगर वहां पर हम ऊर्जा का स्तर बढ़ा दें, तो तुलसी एक ऐसा पौधा है जो ऊर्जा के स्तर को बहुत तेजी से बढ़ाता है, 24 और ऑक्सीजन देता है जो, और हमारा जो जीवन है वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन पे बेस्ड है। अगर आप 2 मिनट आपके पास ऑक्सीजन ना हो तो आपका जीवन खत्म। तो अगर हम ऊर्जा को ही केंद्र में स्थापित कर दें तो आप मिरेकल कर सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों में तो पर्यावरण रचा बसा है दिनेश जी, हम जितनी चर्चा करें, हम घंटों चर्चा कर सकते हैं इस बारे में। जी बिल्कुल, चर्चाओं, मतलब ये ऐसा विषय है कि चाहे मीर सर की कविता हो, चाहे आपकी वास्तुकला हो, चाहे फिल्म से संबंधित बात हो, ये जितना बात करो उतना कम लगता है, और इन चर्चाओं का तो कोई सीमा नहीं है, अंत नहीं है। और इसमें हम बात करें तो दर्शकों को भी अच्छी लग रही है बातें, और लगातार हम करना चाहेंगे, पर चूंकि समय सीमा हमारा एक लिमिट होता है, और सीमाओं को ध्यान में देते हुए, समय का ध्यान देते हुए आप लोग का अमूल्य समय मैं लिया, और आज चूंकि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, आप देख रहे हैं लगभग आप लोगों का भी अमूल्य समय है, तो आज इस परिचर्चा को मैं यहीं विराम देता हूं। अगले सोमवार फिर शिक्षा की बातें कार्यक्रम के साथ में इसी दिन इसी समय फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी।
संजय मिश्रा जी और Thank मीर you, अली ma'am. साहब, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जी हमारे मेरी ओर से साथ जी मीर सर का थोड़ा सा कैमरा वो हो गया था नेट प्रॉब्लम के कारण, तो मीर सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सौभाग्य हमारा कि आपके दर्शन हुए और आपने छत्तीसगढ़ की माटी को और भी राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा दिलवाया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और धन्यवाद आपको भी बहुत जी। और आज के दर्शक गणों में भी जितने भी दर्शक गण जुड़े थे, जिन्होंने मैसेज किया, सभी को धन्यवाद। तब तक के लिए अगले सोमवार के लिए नमस्कार। अगले सोमवार को फिर मुलाकात होगी, तब तक लिए अलविदा। नमस्कार।